कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी के मध्य मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ ब्रीचो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत में मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा मुख्य प्रकार है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तीसरा सिद्धांत है कोशिकाओं का निर्माण तीसरा सिद्धांत में दिया हुआ है कि कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमैटिक नहीं बन पाता। इसके कारण क्या होता है? क्रोमैटिक नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। इसमें केंद्रक नाम की कोई भी विकसित कोशिकांग नहीं होती। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। ये पूछा जा सकता है कि किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है, तो जीवाणु और नील हरित शैवाल में। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिक तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। तो देखिए, इसमें 3 पार्ट में इसे विभाजित किया है। पहले विशेषता या अंगक बताया गया है, फिर प्रोकैरियोटिक विशेषता पढ़ेंगे हम पहले। कोशिका भित्ति की विशेषता दी है। तो जैसे प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। माइक्रोकांड्रिया इसमें अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। देखिए, मैक्सिमम पदार्थ प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, तो याद रखिए। और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है माइक्रोकांड्रिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है राइबोसोम। 70S प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक में। ग्लॉजिकाए अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइजोसोम अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कोशिकाभिका केवल एक तंतु का होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु के होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है, और सेंटियोल अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइक्रोकांड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अब कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ अ सेल। तो इसके भाग क्या क्या है? तो हम पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, उसके बाद दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा हम पढ़ेंगे तारकाएं, चौथा अंतर्द्रव्य जलिका, पांचवा राइबोसोम, छठवां पढ़ेंगे माइक्रोकांड्रिया, सातवां ग्लॉजिकाएं और आठवां लाइसोसोम, नौवां लवक, 10वां रजधानी, 11वां केंद्रक। तो हम ये 11 पार्ट पढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। कोशिका के मुख्य भाग।
कोशिका भित्ति सेल वॉल, इसका पहला पॉइंट है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। यह कोशिका के निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है कोशिका भित्ति। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल्केन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले तथा अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लिपिड काय के बने होते हैं तो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जीव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो पाया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम नोट पढ़ते हैं तो नोट में दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड में अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अब हम पढ़ेंगे तारकाएं। तो इसकी खोज ब्रोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारकाएं पाया जाता है। तारकाएं सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंटियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अब अंतर्द्रव्यी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य के चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अर्धद्रव्यी जलिका कहते हैं। यह प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी अर्धद्रव्यी जलिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में यह अंतर्द्रव्यी जलिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका कहते हैं। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रावण में सक्रिय भाग लेती है उसमें खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जलिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड्स की भांति स्टीरायडल हार्मोन चिकने अर्धद्रव्यी जलिका में ही होते हैं। अंतर्द्रव्यी जलिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका तथा जी पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट्स ने इसका नामकरण किया। तो पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया? तो रॉबर्ट ने। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं नामक प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जा सकता है? पूछा जाता है तो वो राइबोसोम को। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवण, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका में भी मिले हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। प्रो कम होते हैं 70 और यूकैरियोटिक 10 ज़्यादा होते हैं। यह S
स्वेड वर्गस इकाई या अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अब हम नोट पढ़ेंगे कि स्तनी में लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर प्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता। स्तनी में आरबीसी लाल रुधिर रक्त कणिका में राइबोसोम एवं अंतर प्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोकांड्रिया। इसकी खोज आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम बेंडा ने पूछा जाएगा कि खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने 1886 में, और बेंडा ने इसका नाम माइक्रोकांड्रिया दिया। और पूछा जा सकता है इसका नाम माइक्रोकांड्रिया किसने दिया, तो बेंडा ने दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइक्रोकांड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइक्रोकांड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइक्रोकांड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु एवं कुछ आरएनए राइबोसोम 70H तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं, जिसे माइक्रोकांड्रिया विखंडन का द्वारा विभाजित होता है। अब हम नोट पढ़ेंगे डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकांड्रिया एवं हरित लवण में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक के अलावा, पूछा गया है कि डीएनए जो है ना केंद्रक के अलावा माइक्रोकांड्रिया और हरित लवण में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट ग्लॉजिकाय। तो ग्लॉजिकाय का मतलब ग्लॉजी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो ग्लॉजी इटली के नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार ग्लॉजिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ग्लॉजिकाय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा ग्लॉजिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएजेज एवं हाइड्राडेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। यह आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब नोट, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक या प्लास्टाइड लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवण, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवण क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल सेकंड होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है।
और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवण को पादप कोशिका या रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में Mn मैग्नीज, Fe लोहा, Cu कॉपर तत्व पाए जाते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड या स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण रहता है। वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्पक, फलभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब नोट पढ़ेंगे हम। वर्णीय लवण के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बिटानिन पाया जाता है। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिक। अब हम 10वें नंबर पर पढ़ेंगे राजधानी वैक्यूलस। यह कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा के संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक या न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन भी कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, चिंपांजी में 24 जोड़े और बंदर में 21 जोड़ा पाया जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। इसके प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। 2 क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमें आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशानुगति का वाहन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि वंशानुगति का वाहन किसे कहते हैं, तो वह गुणसूत्र को कहते हैं। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। नोट: गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सिद्धांत किसने दिया? सूटन तथा
सूटन तथा ब्रोवेरी ने दिया। डीएनए और आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन न्यूक्लियोटाइड डीएनए। अब डीएनए दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड में दो होते हैं, शुगर और बेस जिसको क्षार। अब क्षार क्या होता है? तो डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन ए, गुआनिन जी, थाइमिन टी और साइटोसिन सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइनोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जैसे कि ए 2 हाइड्रोजन आबंध इक्वल टू हाइड्रोजन आबंध थाइमिन के बराबर होते हैं और ग्लाइकोजिन के बराबर 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं साइटोसिन के बराबर। 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य। डीएनए के कार्य क्या है? यह सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। मानव शरीर की या सभी की जो भी अनुवांशिकी क्रिया है उसका संचालन कौन करता है? डीएनए करता है। जीन इसकी इकाई है और डीएनए की इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट: प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। नोट: प्रोटीन की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन की जो अंतिम क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है इसमें, और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस, डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाई जाती है और इसमें लवक अनुपस्थित होती है जंतु में। तारकाय अनुपस्थित होता है पादप में और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका में और रिक्तिका छोटी होती है जंतु कोशिका में। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिकी अंग और उसके खोजकर्ता। कोशिकी अंग और उसके खोजकर्ता की टेबल है जो हम पढ़ेंगे। अब कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता, जैसे केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट की स्किम्पर ने। तारकाय की बोवेरी ने। ग्लॉजिकाय की जॉर्ज ग्लॉजी ने। माइक्रोकांड्रिया की अल्टमैन ने। स्पिरोसोम की पर्नर ने। क्रोमैटिन की फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की फोंटाना ने। क्रोमोसोम की हॉफमिस्टर ने। अंतर्द्रव्यी जलिका की पोर्टर ने। लाइसोसोम की सीडी डुबे ने। राइबोसोम की पैलेड ने।
जीवद्रव्य की डुडार्जिन ने और केंद्रक कला की हर्टविंग ने। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में सर्वप्रथम 1855 में विरचाउ ने देखा। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नीलहरी सेवा, लिस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायी कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल 2 संतति या डॉटर सेल का निर्माण करती है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है।